प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी 2019 के प्रीवियस क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास 11 क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं। और ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ये जो था ये 44th अमेंडमेंट नहीं था, दिस वाज 39th अमेंडमेंट, जिसने क्या किया, जो इलेक्शन था प्राइम मिनिस्टर का, है ना, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, इट प्लेस इट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Second statement, the Supreme Court of India struck down 99th Amendment to the Constitution of India as being violative of the independence of judiciary। बिल्कुल, जिसको हम एनजेक जजमेंट बोलते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी वाला जो जजमेंट था, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया 99th अमेंडमेंट से। ये सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 2 ओनली। सेकेंड क्वेश्चन, consider the following statement। first statement, the motion to impeach a judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the, ये बोल रहा है cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judge Inquiry Act of 1968। ये गलत है, it can be rejected, so this is incorrect। it can be rejected by the Speaker। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो example of Deepak Mishra। okay, so second statement, the Constitution of India defines and gives detail on what constitute incapacity and proven misbehavior of the judge of the Supreme Court of India। ये ground है, incapacity and proven misbehavior is the what, it is the ground for the disqualification of the Supreme Court judge। but ये mention नहीं किया है किसने, ये mention नहीं किया है Supreme Court ने। okay, it is not it is not mentioned in the Constitution, so this is also incorrect। Third, the detail of the process of impeachment of the judge of the Supreme Court of India are given in the Judge Inquiry Act। ये सही है, जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जज है ये जज इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 में दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा गया है, तो करेक्ट अगर हमने बोला तो ये तो नहीं हो सकता। ओके, फोर्थ क्या है, इफ़ द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of that house and not less than 2/3 of the total members of that house present and voting। that is what we call special majority। और यहाँ पे ये सपोर्टेड बाई लिखा है, तो यहाँ पे राज्यसभा में कितना 50 मेंबर्स, जो रेजोल्यूशन है उसको साइन करना चाहिए 50 मेंबर्स, और लोकसभा में कितना है, इट इज़ 100 मेंबर्स। ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, 3 and 4 ओनली। द 9th schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of, yes, 9th schedule जो आया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज ऑफ 1951। तो आंसर हो जाएगा, उस समय कौन थे प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू। सो द आंसर इज ए। Fourth question, consider the following statement। First, the Parliament Prevention of Disqualification Act of 1959 exempt several posts from disqualification on the ground of office of profit। बिल्कुल सही है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये जो कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कुछ लोग होल्ड करते थे, तब भी वो नहीं चाहते थे कि वो क्या किया जाए, डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फर्स्ट सही है। सेकेंड, द अबव मेंशन एक्ट वॉज अमेंडेड 5 times, इट इज़ इनकरेक्ट, इट इज़ नॉट अमेंडेड 5 times। सॉरी, ये 5 times से अमेंड किया गया था, 5 टाइम अमेंड किया गया था। सो है ना, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट वर्ड है, ये एब्सोल्यूट वर्ड है। सो थर्ड वर्ड हमने एलिमिनेट करे तो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। ठीक है, इसको कब कब अमेंड किया गया था, इसको कब कब अमेंड किया गया था, 5 times। ओके, 1960 में अमेंड किया गया था, 1992 में अमेंड किया गया था, 1993 में अमेंड किया गया था, 2003 में अमेंड किया गया था। ओके, 10 साल बाद 2013 में अमेंड किया गया था। ओके, हमसे करेक्ट पूछा है तो करेक्ट हमने बोला ये एलिमिनेट कर दिया, तो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ए। ओके, 5th नंबर क्वेश्चन है, अंडर विच schedule of the Constitution of India can the transfer of travel land to private parties for mining be declared null and void here। ये जो है ये 5th schedule है, दैट इज़
यहाँ पे हम बात करते हैं शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ओके, सो इट इज़ 5th शेड्यूल, एक्सेप्ट दिस स्टेट्स ऑफ व्हाट, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 6th क्वेश्चन, with reference to the Constitution of India, prohibition or limitation or provision contained in ordinary laws cannot act as prohibition or limitation on the constitutional power under Article 142. Article 142 क्या है? It is the power of the Supreme Court to deliver what? Complete justice. It could mean which one of the following. ठीक है, क्या मतलब है इसका, ये हमसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन, द डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की तो बात ही नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही। तो यहाँ पे सिंपल सी बात, सुप्रीम कोर्ट की जब बात करिए कि आर्टिकल 142 डील्स विद सुप्रीम कोर्ट, तो सिंपल सी बात है, अगर हमको ये पता हो कि 142 सुप्रीम कोर्ट के साथ डील करता है तो हम इसको सही कर सकते हैं। सो द आंसर इज बी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। 7th क्वेश्चन, with reference to the legislative assembly of a state in India, consider the following statement। हमको legislative assembly की बात करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। यस, फर्स्ट सेशन हमने बात किया है ना। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, मतलब पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट इसको एड्रेस करता है, और हम स्टेट असेंबली की बात करें तो गवर्नर इसको एड्रेस करता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। ये गलत है, क्योंकि ये जब कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कोई भी पर्टिकुलर मैटर पे रूल नहीं होता है, सो द लॉ दैट इज मेड बाय द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वो फॉलो किया जाता है। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा वन ओनली, दैट इज ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस। यार कोई किसी से मैरी करे वो उसकी लिबर्टी है, उसकी पर्सनल मैटर्स है, ठीक है ना। राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू व्हाट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। किसी से वो मैरी करना चाहता है, सो वो उसकी क्या है, राइट टू लिव। सो इट इज़ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा 21। 9th नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी इलेक्टेड और शुड बी डिटैच फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन द रिसेंट पास्ट। तो ये सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस थे 1983 में जो आया था। ओके, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पे बहुत सारे रिकमेंडेशन, 300 से ज़्यादा रिकमेंडेशन इसने दिए थे। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये अभी भी आ सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अभी हुए हैं, तो इसकी वजह से भी आ सकता है क्वेश्चन। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बिल्कुल गलत, हाई कोर्ट के पास ये पावर है। जैसे कि हमने बात की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाले केस में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो गुजरात है वहाँ की हाई कोर्ट ने बोल दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो दिस इज ऑल्सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 बी स्टेटमेंट। उससे सेकेंड नंबर स्टेटमेंट क्या बोलता है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1970 दैट इज केशवानंद भारती केस के बाद क्वेश्चन भारती केस ने ये बोल दिया कि हाँ, जो उसके बाद से मतलब उसके बाद से जितने भी 9th शेड्यूल में जो रख दिए गए हैं अमेंडमेंट, उनको भी सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर सकती है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये भी गलत हो जाएगा, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज डी, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, in the context of polity which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty। लिबर्टी जो कि हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने लिया। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। जैसे कि हमने बोला लक्ष्मीकांत बोलती है, क्या बोलती है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, बट ये थोड़ा सा वेग कॉन्सेप्ट है। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट मतलब क्या समझ रहे हो भाई, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट मतलब ऐसी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मिले जिससे आप अपने आप को डेवलप करवाओ। सो इट कैन बी आंसर, बट इससे ज़्यादा करेक्ट क्या हो सकता है, डी, दैट इज अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हाँ आदमी डेवलप ही नहीं कर पा रहा है। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट क्यों है, क्योंकि वो अपने आप को डेवलप कर पाए इसलिए। सो दी करेक्ट मोर करेक्ट आंसर विल बी डी। अगर डी नहीं होता तो हाँ बी आंसर हो जाता, बट यहाँ पे मोर करेक्ट क्या हो जाएगा, डी। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली इज व्हाट is the definition of liberty. These are all questions from
प्रीलिम्स 2019 विद रिगार्ड टू पॉलिटी, ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं बट स्टैटिक कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होते हैं। ओके